हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेंस डेली आंसर राइटिंग की डिस्कशन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविल सोसाइटी के थ्रू गवर्नेंस का टॉपिक। तो गवर्नेंस के ऊपर हम चल रहे हैं। हमने पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और आज से हम डिस्कस करेंगे गवर्नेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस। हर ट्यूसडे को जो हमारी पॉलिटी यानी कि GS2 की जो हमारी क्लास चलती है उसमें हम अब गवर्नेंस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, सबसे पहला सवाल आपसे है। दूसरा, ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज पब्लिक एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। तो कौन से सिलेबस के टॉपिक में से ये आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जनरल स्टडीज 2 पेपर नंबर 3 जो होता है हमारे मेंस के अंदर, उसमें ये टॉपिक है जिसका नाम है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ NGO, SHG, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल, अदर स्टेक होल्डर्स। ये बहुत ही इग्नोर्ड सेक्शन है, लेकिन इसमें से कम एक नहीं तो 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं हमारे मेंस के एग्जाम के अंदर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिविल सोसाइटी प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी में कैसे मदद करती है। इसका मतलब किसी भी कानून के बनने से पहले, किसी भी कानून के पास होने से पहले सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है। और ओवरऑल सिचुएशन के बारे में पूछा गया है कि जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई लॉ बनता है, तो उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है। पार्लियामेंट भी हो सकती है या आपकी एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है, दोनों से सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज द प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी स्पेशली बाय द पीपल। जितनी ज़्यादा पीपल्स की पार्टिसिपेशन होगी उतना ही बेहतर गवर्नेंस माना जाएगा। हम जब गवर्नेंस पढ़ते हैं उसमें टॉपिक पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस का, और गुड गवर्नेंस के 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो हर समय बड़े डिसीजन लेने के समय एक कंसल्टेशन प्रोसेस करती है, विचार विमर्श करती है, लोगों से लोगों की पार्टिसिपेशन चाहती है। चाहे वो पॉलिसी की फॉर्मुलेशन हो, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो या पॉलिसी की इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग हो, हर स्टेज के अंदर लोगों से इनपुट्स लिए जाने हैं। अब सिविल सोसाइटी क्या काम यहाँ पे क्या होने वाला है, इसके लिए हम सबसे पहले सिविल सोसाइटी को डिफाइन करेंगे। सिविल सोसाइटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने रट लेनी है। वाई? बिकॉज वर्ल्ड बैंक की दी हुई डेफिनेशन है, जिसमें हम ये कहेंगे कि सिविल सोसाइटी रेफर्स टू अ वाइड अरे ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के बेस्ड ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स भी सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs, लेबर यूनियंस, इंडिजीनियस ग्रुप्स यानी कि ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स की एसोसिएशंस, और अलग अलग फाउंडेशन, संस्थान, ये सभी सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो जब भी हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उस गवर्नेंस के वेन डायग्राम के अंदर 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक है गवर्नमेंट या सरकार, एक है प्राइवेट सेक्टर जिसके थोड़े से पर्सनल बेनिफिट्स के मोटिव होते हैं, और तीसरा होता है सिविल सोसाइटी। इन तीनों के आपसी तालमेल के साथ ही गवर्नेंस रन कर सकती है, और गुड गवर्नेंस के लिए तीनों का इक्वल नहीं तो कम से कम एक कंसिडरेबल रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सिविल सोसाइटी के बारे में कहा गया है कि जो लोगों की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं हो पाती है, उसको ये पॉलिसी मेकिंग में फैसिलिटेट करता है। Now we know that the domain of interaction between public and private sphere is increasing, especially 1991 के बाद से जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है वो गवर्नमेंट यूनिलेटरली नहीं कर रहा है, जबकि लोगों के साथ विचार विमर्श करके, कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ विचार विमर्श करके कर रहा है। Last year there was a question also that was asked about business associations, how they are influencing the public policy। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है हमारे मेंस के एग्जाम के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला पार्ट प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी में सिविल सोसाइटी क्या क्या कर सकता है। तो हमने ये कहा कि सिविल सोसाइटी को हम डिफाइन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी ज़्यादा पार्टिसिपेट करे प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी में। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? नंबर 1, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर लेके आ जाता है। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, इंडिविजुअल सिटीजन के पास उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है कि वो अपनी आवाज़ जनता के गवर्नमेंट के ऊपर के पास पहुंचा सके। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल जो गवर्नमेंट है उसके पास जा सकता है, उन्हें अप्रोच कर सकता है, लोकल MLAs को अप्रोच कर सकता है। मैक्सिमम अगर उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है तो वो MPs तक पहुंच सकता है। बट एक कलेक्टिवाइज्ड बार्गेनिंग या कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ तब अचीव होता है जब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही सक्रिय हों, बहुत ही एक्टिव हों। फॉर एग्जाम्पल,
लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियंस जब लेबर लॉज के अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाती हैं, चेंजेस को फोर्स करवाती है, तो एक बहुत ही कड़ा एग्जांपल है जिससे बहुत सारे करोड़ों लोग जो काम करते हैं, उन वर्किंग क्लास पीपल है, उन लोगों की लाइफ पे असर पड़ता है। दूसरा, the people who are vulnerable sections of the society who cannot raise their own demands, they need some kind of representation in the form of non-government organizations, NGOs के फॉर्म में। अब चाहे वो एल्डरली पीपल हैं, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, या इवन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स की बात हो रही है, तो लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के लिए एक उनको प्लेटफॉर्म जरूर चाहिए होता है, वो सिविल सोसाइटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट से पहले बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन प्रोसेस किया गया था बहुत सारे एनजीओज के साथ, जिनके अंदर डिसेबल्ड लोगों की या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जो मुश्किलें सामने आती हैं उनको डिस्कस किया गया था, एंड देन द लॉ वाज पास्ड। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2022 के मेंस के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं इंटरलिंकेजेस बहुत सारे हैं, गवर्नेंस के टॉपिक्स अगर आप छोड़ देते हो पेपर में तो आप 100 मार्क्स को टाटा बाय बाय कह रहे हो। मतलब 100 मार्क्स को नहीं, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को टाटा बाय बाय कह रहे हो, क्योंकि एटलीस्ट 100-120 मार्क्स का तो गवर्नेंस आता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तीसरी बात, लेजिस्लेशन के अंदर अगर कोई कमी होती है, कोई टेक्निकल ड्रॉबैक्स होता है, कोई लूप होल्स होते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च या पीआरएस, आपको पता होगा पार्लियामेंट्री रिसर्च के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन स्थित है जो हर एक बिल की स्क्रूटनाइज करती है और उसके प्रोज कॉन्स बताती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट भी है पीआरएस। तो इस तरीके की जो संस्थाएं हैं ये भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है, बिकॉज दे आर रिसर्चिंग द लॉज और द ड्राफ्ट बिल्स दैट आर पुट इन द पब्लिक डोमेन। तो ये उसमें जो कमियां होती हैं, जो लीगल इश्यूज होते हैं, जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जो प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं, वो सारे आउटलाइन कर देते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन चाहिए। चौथी चीज, पॉलिसी की डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकता है कभी कभी सिविल सोसाइटी। लॉ किस चीज के लिए बनेगा, किस चीज को एड्रेस करेगा, क्या चीजों, किन टॉपिक्स के ऊपर लॉज बनने चाहिए, इस चीज को एड्रेस करने के लिए भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में कई सारे कानून हैं, चाहे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ले लो 1986 का, या राइट टू एजुकेशन एक्ट ले लो, या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ले लो जो मजदूर किसान शक्ति संगठन के एंटी करप्शन क्रूसेड के बाद आया। आप लोकपाल बिल की एग्जाम्पल ले सकते हो, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट की एग्जाम्पल ले सकते हो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कैंपेन के बाद आया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की एग्जाम्पल ले सकते हो। तो कितने ही एग्जाम्पल हैं, कितने ही कानून हैं जो सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन से बने हैं। ये एक ऐसा आंसर है जिसमें एग्जाम्पल से आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हो। आप हवा में क्लेम नहीं करोगे कि सिविल सोसाइटी ये कर सकती है, वो कर सकती है। आपके पास पहले एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं तो उसका इस्तेमाल करें। अब कई बार हम क्या कर सकते हैं, हमारे आंसर के फ्लो में कुछ चीज़ें फिट नहीं बैठ रही, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही रेलेवेंट बात है जो हम कहना चाहते हैं। रेलेवेंट बात यह कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसमें वो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंस देना चाहते थे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी लेके आई थी 2014 में। हम ये चीज़ बताना चाहते हैं, अगर हम आंसर के फ्लो को खराब नहीं करना चाहते, अपने आंसर में हम एक नोट लिख सकते हैं अलग से, ठीक है, साइड से छोटा सा, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जब भी whenever the government makes any law, it must place a draft law in the public domain for at least 30 days। अब क्या होता है कि पॉलिसी तो बना ली है हमने, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत स्लैक रही है। जब से पॉलिसी आई है 2021 का डेटा है, हो सकता है उसके बाद बहुत सारे बिल्स आ गए हो, बट एज ऑफ 2021 301 बिल्स में से only 74 have been the ones which have been given to the public domain। मतलब उनको ड्राफ्ट लॉज को पार्लियामेंट के अंदर पेश करने से पहले पब्लिक डोमेन में लाना ये पॉलिसी थी। लेकिन इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में पाया गया कि 227 बिल जो थे वो बिना प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेंसी के आ गए। उन्होंने पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट लॉज को नहीं रिलीज किया, और जो बाकी के 74 थे उसमें से कई सारे 15 दिन 10 दिन के लिए ही पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन किए गए। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ये हम साइड में नोट में लिख सकते हैं
ये हमारी वैल्यू एडिशन के लिए है। अगर हमने बहुत ज़्यादा आंसर में टाइम वेस्ट कर दिया इस वैल्यू एडिशन में, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा दैट इफ़ यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम डू दिस, बिकॉज आप मेन जो आंसर है उसकी डिमांड भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इंक्लूड कर सकते हो तो अपने आंसर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो बाकी के आंसर से। तीसरी चीज़ हमने क्या बात करनी है, स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशन प्रोसेस हो लॉ मेकिंग से पहले। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि सारे बिल्स को पब्लिक डोमेन में लेके आना, ये बात तो पहले से उठ रही है, और हम भी यही चाहेंगे कि इन्हें ऐसी लैंग्वेज या ऐसे मीडियम में लेके आ जाए जो वर्नैकुलर लोगों को, जनता को भी समझ में आए। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई कानून बना रहे हो आप, है ना, यू आर मेकिंग अ लॉ फॉर नॉर्थ ईस्ट, बी इट पार्लियामेंट्री लॉ, बी इट लोकल योर स्टेट लॉ. If it is not published in the vernacular languages and circulated among the public, then what is the purpose of consultation process? तो आप लोगों को वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के अंदर भी लॉज को जो है वो सर्कुलेट करना चाहिए, ड्राफ्ट लॉज को, बिफोर दे आर ब्रॉट इन द पार्लियामेंट. फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ये बात कर सकते हैं कि वी कैन मेक अ रिपोर्ट और अ ग्रीन पेपर ऑन द लेजिस्लेटिव प्रायोरिटीज एड्रेस्ड बाय द बिल अवेलेबल फॉर सिटीजंस. कहने का मतलब कि वो बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस जो होता है, जो सबसे पहले पेज पे होता है, उसमें हम उससे पहले वो पार्ट जो है वो जनता को, सिटीजंस को रिलीज कर सकते हैं कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. मोटा मोटा थोड़ा समरी सी उस बिल की बता सकते हैं. पूरा बिल अगर भेजेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत आए. अब आप ऐसा समझिए जैसे फार्म लॉज में हुआ था. फार्म लॉज में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ने पैम्फलेट्स देने शुरू किए, सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन देनी शुरू की, दैट वाज आफ्टर द प्रोटेस्ट हैड ऑलरेडी रीच्ड अ मोमेंटम. तो वो चीज जो है ना वो पहले कर लेनी चाहिए थी, पहले ऐसा माहौल बना देना चाहिए था ताकि जब लॉ को एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में, तब लोगों के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए. वहां पे क्या हुआ, लोगों के डाउट्स जो थे वो बाद में क्लियर हो रहे हैं आफ्टर द प्रोटेस्ट हैड स्टार्टेड एंड इट हैड गॉन वे बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स कंट्रोल इन दैट केस. तो इसीलिए ये चीज यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप लोगों को एक समरी दे दो कानून की, है ना, पहले ही. तीसरी चीज, आप बिल को प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी की लिए करने के लिए एड हॉक कमिटीज बना सकते हो. हमें पता है जब बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप की कमिटी स्क्रूटनी कर सकती है, चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो सेलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हो. लेकिन बिफोर द बिल इज टेबल्ड आप एक बार एक कमिटीज के पास इन्हें भेज सकते हो. स्टैंडिंग कमिटीज का भी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज काम करती हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर, उनके पास ये बिल्स पहले ही ले जाए जा सकते हैं. एक और चीज हम कर सकते हैं कि हर बिल का एक फाइनेंशियल मेमोरेंडम प्रोवाइड करें ताकि हमें पता लग जाए कि इस कानून को इंप्लीमेंट करने में कितना पैसा लगने वाला है, कितना मनी लगने वाला है. इससे क्या होगा, इससे हमें इकोनॉमिक स्क्रूटनी करने का मौका मिलेगा. हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कानून का, किसी भी लॉ का. एक और चीज हम जो कर सकते हैं वो है इंटरनेट के माध्यम का इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, और सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम लार्ज स्केल सर्कुलेशन कर सकते हैं लॉज की, जो अभी भी हो रही है. बट अगेन किस लेवल पे हो रही है, कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हो रही है, क्या सिग्निफिकेंटली यूजर्स तक वो पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, इसको हमें इंश्योर करना चाहिए. साथ ही साथ we should expand the purview of citizens right to petition their representatives with proposal. मतलब एक्टिव, ये तो होगी पैसिव पार्टिसिपेशन की, सरकार कोई लॉ लेके आना चाहती है और जनता के पास वो पूछने जा रहा है. अगर जनता या सिटीजन्स कोई लॉ लेके आना चाहते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे स्टेट्स में होता है, दैट पीपल दे पिटिशन टू देयर लॉ मेकर्स टू मेक सम लॉ. तो इसी तरीके से क्या कोई एक्टिव प्रोसेस हो सकती है जिसमें जनता अगर इकट्ठे हो जाए, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोटर्स वोट करके कह दे कि यस वी वांट टू ब्रिंग XYZ लॉ, वी वांट टू इनिशिएट अ प्रपोजल फॉर एनी लॉ, दैट शुड आल्सो बी एनकरेज्ड इन द लॉन्ग रन. सो ये जो प्रोसेस हो जाएगी, ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को पूरी तरीके से इनकैप्सुलेट कर लेगी. तो फाइनली कंक्लूड हम ऐसे करेंगे कि 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, श्री एम वेंकटचालिया जी कमीशन जो बना था, उसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि हर कानून को रिगरस प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के अंदर जाना चाहिए, और हम भी यही रिकमेंड करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. हम यहाँ पे इसी आंसर को ऐसे क्लोज कर देंगे और आपका जो आंसर है उसके 3 कंपोनेंट तैयार हो जाएंगे. अगली बार तक के लिए थैंक यू.